नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 27th June 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी। हमारा पहला न्यूज है लैब ग्रोन मीट से रिलेटेड। रिसेंटली अमेरिकन गवर्नमेंट ने टू कंपनीज जिनका नाम है गुड मीट एंड अपसाइड फूड, उनको अप्रूव किया है लैब ग्रोन मीट प्रोड्यूस करने के लिए एंड टू सेल इट इन द मार्केट। सो समझते हैं आखिर ये लैब ग्रोन मीट होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल मीट्स। सो न्यूज ये है, रिसेंटली देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शंस। याद रखिएगा, यहां पर इसको बोला जा रहा है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शंस। विथ द यूनाइटेड स्टेट अप्रूवल ऑफ लैब ग्रोन मीट, स्पेसिफिकली सेल कल्टिवेटेड चिकन बाय द टू कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी। तो दो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी दैट इज द गुड मीट एंड अपसाइड फूड रिसीव यूएस गवर्नमेंट अप्रूवल टू प्रोड्यूस एंड सेल द सेल कल्टिवेटेड चिकन। बेसिकली यहां पर लैब ग्रोन मीट को सेल कल्टिवेटेड मीट बोला जाता है, सीसीएम या सेल कल्टिवेटेड मीट। एंड दीज आर दोज टाइप ऑफ मीट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लैब। इसको लैब में प्रोड्यूस किया जाता है एंड दिस लैब प्रोड्यूस्ड मीट इज बेसिकली नोन एज लैब ग्रोन मीट और सेल कल्टिवेटेड मीट। So these lab grown meat are basically officially known as cell cultivated meat, and they refers to meat that is grown in a laboratory setting using isolated cell derived from the animals। तो ये एक ऐसे मीट होते हैं ना जो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनसे सेल को आइसोलेट किया जाता है एंड उस सेल को बायो रिएक्टर में जनरेट किया जाता है एंड दिस बायो रिएक्टर बेसिकली एक्सपैंड द सेल इनटू मल्टीपल नंबर्स एंड दैट सेल डेवलप इनटू ए मीट and that meat is basically known as the lab grown meat. These cells are provided with necessary resources। होप आपको समझ में आया होगा। These cells are provided with, ये जो सेल जब ग्रो कराया जाता है तो उनको नेसेसरी रिसोर्सेज दिए जाते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह एंड सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कराया जाता है टू रेप्लिकेट एंड ग्रो इनटू एडिबल मीट। The process typically takes place in bioreactor and specifically specialized container designed to support the cellular cultivations process। ठीक है। And the first country to approve the lab grown meat is basically the Singapore and not the USA। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि इसको सिंगापुर ने लगभग 2020 में ही इसको अप्रूव कर दिया था लैब ग्रोन मीट को। थोड़ा और इसको समझा जाए तो लैब ग्रोन मीट सस्टेनेबल आपके जो आमतौर पे जो कन्वेंशनल मीट है उनसे बेहतर है कुछ मायनों में। जैसे कि लैब ग्रोन मीट हेल्प्स इन क्लाइमेट मिटिगेशन। आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि मीट इंडस्ट्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करता है एंड दिस सिंस दिस लैब ग्रोन मीट डजंट रिक्वायर एनी सच प्लेस और एनी सच रिक्वायरमेंट्स, सो इट विल हेल्प इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड जो है लैंड यूज एफिशिएंसी। कन्वेंशनल मीट इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े लैंड चाहिए जहां पर एनिमल्स या पोल्ट्री या हस्बेंड्री को जनरेट किया जा सके। वैसा कुछ यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये लैब में ही जनरेट हो सकता है और कम स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है इस इंडस्ट्रीज में। थर्ड जो है एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड, ये बहुत बड़ा इश्यूज है। देखिए आमतौर पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो जैसे पेटा और टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए जो एनिमल राइट्स के लिए फाइट करते हैं। बेसिकली मीट इंडस्ट्रीज में एक क्रुएल्टी को तो देखा ही जाता है, एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है और स्लॉटर करके उनके मीट को मतलब कहीं ना कहीं मीट को जनरेट किया जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके खिलाफ हैं, इस स्लॉटरिंग के खिलाफ। एंड सो वहां से भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत राहत की खबर होगी और इस ऐसे जानवरों को मारा नहीं जाएगा, तो ये इनह्यूमन भी नहीं होगा। एंड फोर्थ जो है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर दिस वन। This lab grown meat can help in sustaining providing a food security and nutrition, जिसमें इस लैब ग्रोन मीट में थोड़ा बहुत चेंजेस करके न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाया जा सकता है। प्लस आपके जो ऐसे भी मीट ग्रो कराया जा सकते हैं जिसमें फैट कम हो, तो आमतौर पे पेशेंट्स या ऐसे लोग जो मीट नहीं खा पाते कुछ चीजों के चलते वो भी खा पाएंगे और उनके न्यूट्रिशन लेवल को भी इंक्रीज कराया जा सकता है। तो ये भी एक काफी बड़ा एडवांटेज है। तो ये कुछ एडवांटेज है आपके लैब ग्रोन मीट से रिलेटेड, बट कुछ चैलेंजेस भी है लैब ग्रोन मीट के। जैसे एक तो है कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, कि क्या लोग इस ऐसे मीट को पसंद करेंगे जो लैब में जनरेट हुआ हो। मतलब जनता या लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो ए बिगर इश्यूज।
सेकंड जो है कॉस्ट का इशू है। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो लैब ग्रोन मीट होगा ये ज्यादा कॉस्टली होगा कंपेयर टू एनी अदर कन्वेंशनल मीट, तो हो सकता है अफोर्डेबिलिटी की इश्यूज हो। थर्ड जो है स्केलेबिलिटी, क्या इतने बड़े लेवल पे क्या इनका प्रोडक्शन हो पाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड थर्ड फोर्थ जो है दैट इज द रिसोर्स। दिस लैब ग्रोन मीट इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस and that is not possible in present time to provide such amount of resources in such a large scale. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इस मीट इंडस्ट्रीज का इन्वायरमेंट के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो इन डायलेमा। लास्ट जो होता है कि ये इस मीट इंडस्ट्रीज को रोकने में ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है, दैट इज द आईपीआर एंड पेटेंट इश्यूज। अभी से ही बहुत सारे ऐसे मतलब कंपनियां जो इस तरह के टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है वो पेटेंट के लिए फाइल कर चुकी है, और अगर आईपीआर और पेटेंट का इशू आया तो हो सकता है ये मीट की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाए, एंड दैट विल फर्दर मतलब रिड्यूस इट्स कंजम्पशंस। So these are certain issues which need to be solved before making this meat available to mass of the society. चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला जो न्यूज है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स से रिलेटेड। रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 लॉन्च हुआ है और इसमें इंडिया का पोजीशन 48 हो गया, थोड़ा कम है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर इसमें हमारा इशू हो गया था, कहाँ कमी हो गई थी, और ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट निकालता कौन है। तो अगर देखा जाए तो इसको रिलीज करता है आईएमडी, मींस इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, एंड इसमें एक कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को दर्शाता है या कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है, ठीक है। द आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1989। तो आईएमडी इसको पहली बार पब्लिश किया था 1989 में इस रिपोर्ट को, और तब से ये लोग प्रोड्यूस करते हुए आए हैं। एंड इट इज ए comprehensive annual report and worldwide reference point on the competitiveness of countries। तो एक कंट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है उसको ये रिपोर्ट शो करता है, किसमें, अपने लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशंस में। एक कंट्रीज कितने कॉम्पिटेंट है अपने सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने में, सो दैट दे कैन अचीव देयर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशंस। ये जो रिपोर्ट है ये 336 कॉम्पिटिटिवनेस क्राइटेरिया को मेजर करता है, जिसको 4 फैक्टर्स में डिवाइड होता है, दैट इज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा गवर्नमेंट एफिशिएंसी, थर्ड है बिजनेस एफिशिएंसी, एंड फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 एरियाज हैं, फैक्टर्स हैं जहां पर ये कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करता है, एंड इट होल ऑल इंक्लूड्स 336 कॉम्पिटिटिवनेस क्राइटेरिया। थोड़ा और इसको समझा जाए तो डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड ये टॉप 3 पोजीशन उन्होंने होल्ड किया है, और टोटल जो कंट्रीज है इस इंडेक्स में दैट इज दे आर 64 इन नंबर। एंड इंडिया फेल 3 रन्स टू फिनिश 40th पोजीशन। इंडिया को 40th पोजीशन मिला है, बट इज स्टिल इन बेटर पोजीशन देन इट वाज बिटवीन 2019-2021, जहां पर इसको 43rd, जहां पर हमको 43rd पोजीशन मिला था। इंडिया इम्प्रूव इन गवर्नमेंट एफिशिएंसी, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, दैट इज द गवर्नमेंट एफिशिएंसी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, बट स्लाइटली पुअरर देन अदर कंट्रीज इन बिजनेस एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इन 3 सेक्टर्स में हमने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, गवर्नमेंट एफिशिएंसी वाज गुड फॉर अस। एंड स्पेसिफिकली द टॉप 3 मेजर्स दैट हेल्प इंडिया इन इट्स स्कोर आर एक्सचेंज रेट काफी अच्छा हमने स्टेबल किया है, कंपनसेशन लेवल एंड इंप्रूवमेंट इन पॉल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा विगोरसली काम कर रही है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, और वो रिजल्ट भी दिखा रहा है, एंड दैट इज रिगार्डिंग द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है नंदी पोर्टल से रिलेटेड। रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, उन्होंने नंदी एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है कृषि भवन से। ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है, थोड़ा समझते हैं आखिर ये है क्या। ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO एंड थ्रू द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब CDAC ने भी इनको हेल्प किया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ये मिस कर जाया होगा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में। जो प्रीलिम्स जब पूछा जाएगा तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आदमी मिस करता है।
नेक्स्ट, ये जो पोर्टल है इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, जैसे कि इट विल स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस फॉर वेटरनरी प्रोडक्ट्स। वेटनरी प्रोडक्ट के जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस होता है उसको बहुत ही स्ट्रीमलाइन करेगा। दूसरा, इट विल इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन असेसिंग एंड एग्जामिनिंग प्रपोजल्स फॉर वेटनरी ड्रग एंड वैक्सीन। तो वेटनरी यूज के लिए जितने भी ड्रग और वैक्सीन है वो उनका एक अप्रूवल ट्रांसपेरेंट हो और एफिशिएंसी बढ़े, उसके लिए भी ये काम करेंगे। इट विल बी मोर स्ट्रीमलाइन थ्रू सीमलेस इंटीग्रेशन विद द सुगम पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है, इट विल प्रमोट द वेलबींग ऑफ लाइवस्टॉक एंड द लाइवस्टॉक इंडस्ट्रीज। लाइवस्टॉक और लाइवस्टॉक इंडस्ट्रीज को ये प्रमोट करेगा। एंड इट विल ब्रिंग अबाउट ग्रोथ एंड इनोवेशन बाय इनेबलिंग क्विक एंड इजी कोऑर्डिनेशंस बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये कुछ मतलब एक तरह से आप समझिए कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको एक तरह से ये इंटीग्रेट करेगा ये पोर्टल। सेकंड, इसके कुछ की फैक्ट्स हैं, जैसे कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा है जो ड्रग रिलेटेड और कॉस्मेटिक रिलेटेड रूल्स को ये रेगुलेट करता है। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है ये। एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द CDSCO। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नए ड्रग का अगर अप्रूवल हो तो यहीं से होता है। कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह भी यहीं पर होते हैं, यही कंडक्ट करवाते हैं। एंड लेड डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर ड्रग्स का जो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये भी यही लोग एश्योर करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स इन आवर कंट्री। तो इम्पोर्टेड ड्रग्स जो होते हैं उनका भी क्वालिटी कैसा होना चाहिए, दे ऑल्सो रेगुलेट दिस। तो काफी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ड्रग से रिलेटेड। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जो है ही अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आरती होला मनी एज डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ठीक है, तो ये है आरती जी और इनको अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्टर फॉर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। थोड़ा समझते हैं आखिर ये ऑफिस करता क्या है। देखिए आज आउटर स्पेस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आज कई हजार सैटेलाइट्स आउटर स्पेस में है। एंड आउटर स्पेस का कोई वेपनाइजेशन कोई ना करे और आउटर स्पेस का यूज पीसफुल पर्पस के लिए हो, उसको एश्योर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन का ऑफिस है एंड इट इज द यूएन ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। And it forms part of the United Nations office at Vienna and serves as the secretary for the UN General Assembly's only committee dealing exclusively with those issues. That is the Committee on the Peaceful Use of Outer Space. Next जो है, it implements the United Nations program on space applications। और यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रोग्राम होते हैं जो स्पेस एप्लीकेशन से रिलेटेड ये इम्प्लीमेंट करता है। And under the program, it conducts training courses, workshops, seminars, and other activities on space applications. दूसरा, on behalf of the UN General Assembly, this organization maintain the registered object launch into the outer space। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मिसाइल्स जो होते हैं जो आउटर स्पेस में लॉन्च होते हैं उनका ये डाटा मेंटेन करता है। And disseminate via its website that information recorded in the registered। It also prepares and distributes documents, report, studies, and publications on various aspects of space science and technology applications and international space laws। ठीक है, and at the end it works to improve the use of space science and technology for the economic and social development of all countries, particularly developing countries। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। So that's all for today in our daily news analysis and इस लेक्चर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर सोशल मीडिया पेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज द इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक होगा जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अल्टरनेटिवली अगर आपको सारे प्रीवियस वीडियो चाहिए, प्रीवियस पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जुड़िए, बहुत सारे आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे जहाँ पर आपको जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है। We have started our online as well as offline foundation batches for UPSC and other state PCS preparations.
तो अगर आप 2024 का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फॉर ऑफलाइन कोर्सेस यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ब्रांचेस इन दिस सिटीज, और अगर ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन log in to our website. That's all for today, and please do subscribe to our YouTube channel and Facebook page for such other video contents. Thanks for watching. Please take care of yourself.